देन सभी को क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने जो बुक लिखा है उसका नाम फिजिक्स एग्जाम। इस बुक का प्रैक्टिस पेपर 6 अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। 5 पेपर का वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने मास फिजिक्स यूट्यूब चैनल में दे दिया है, तो वो वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और ये 10 पेपर में पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। इसमें सारे डेरिवेशन और इंटायर सिलेबस कवर हो चुका है। तो आप लोग अगर ये 10 पेपर अच्छे से किया तो सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस बुक का पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उधर से आप लोग ये पीडीएफ बुक डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर दे। प्रैक्टिस पेपर 6 क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है आइडेंटिफाई करना है। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्सरे, रेडियो। तो इनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक्सरे, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रे का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द सेल्फ इंडक्टेंस सेल ऑफ द सोलेनोइड ऑफ द लेंथ L and area of cross section A with a fixed number of turns N increases as। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट ले लो, एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। तो इधर ए इंक्रीज किया तो एल इंक्रीज होगा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, और एल डिक्रीज होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन इंक्रीज होगा। सो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ। इधर न्यूक्लियर रिएक्शन में मास, एनर्जी एंड मोमेंटम तीनों कंजर्व होता है, इसके लिए इसका आंसर डी है। सिलिकॉन इज डोप्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू ऑब्टेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए 13 ग्रुप एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, तो ये इसका आंसर है गैलियम। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू द जर्मेनियम क्रिस्टल, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ये एंटीमनी 15 ग्रुप एलिमेंट है, सो दैट देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल इन द सेमीकंडक्टर। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। Figure represent the part of the closed circuit, then potential difference between points A and B, VA minus VB is। ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे। सो इधर से VA होगा और इधर से VB होगा, तो VA माइनस IR1, इधर होगा IR1 करंट है, IR1, और इधर हो जाएगा ये माइनस करंट का डायरेक्शन में जाए तो माइनस ले लो, माइनस IR1, एंड पोटेंशियल प्लस टू माइनस जा रहे तो लास्ट एंड पॉइंट माइनस है। ऐसे याद रखने का मैंने तरीका बताया था। तो ये माइनस 3 वोल्ट हो गया, माइनस IR2 इज इक्वल टू VB, so that VA minus VB is equal to IR1 plus 3 वोल्ट प्लस IR2। सो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा 9 वोल्ट। सो इसका आंसर ए, पॉजिटिव 9 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सोर्स इज व्हाइट light, one of the hole is covered by the red filter and another is covered by the blue filter। in this case, इस केस में क्या होगा, there shall be no interference fringes। इधर interference fringes बनेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, the radius of curvature of the both the surface of the lenses are equal if one of the surface is made plane by grinding, then power of lens। तो इसके लिए इसका आंसर होगा पावर ऑफ लेंस हाफ बनेगा, क्योंकि ना एक सरफेस अगर ऐसा ग्राइंडिंग किया तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। तो इसके लिए इसका आंसर मिलेगा इट बिकम हाफ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड सोर्स एंड द स्क्रीन इज। distance between slit sources and the screen is capital D, that is a 1 meter। if the distance between the slits small d 2 mm and wavelength of the light 600 nanometer, ये सारे वैल्यू दिए हैं, हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है। फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे,
फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये सारा वैल्यू पुट करो तो उसका आंसर मिलेगा फ्रिंज विड्थ 0.3 mm, तो इसका आंसर बी होगा 0.3 mm। क्वेश्चन नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवलिंग इन अ मीडियम having a relative permeability 1.3 and relative permittivity 2.14, the speed of electromagnetic wave, so formula speed of electromagnetic wave is equal to c upon under root mu r into mu epsilon r, ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.79 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसके लिए इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट ए, 1.8 into 10⁸ meter per second. Question number 11. Which of the following plot represent the variation of electromagnetic field with the distance r due to the thin spherical cell बोला, thin spherical cell होगा तो spherical cell के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि क्यू जीरो होता है, तो इसके लिए इसका ऑप्शन होगा बी, इधर अंदर आर डिस्टेंस में इधर कुछ भी नहीं है, इसके लिए इसका आंसर होगा डी, सॉरी बी। क्वेश्चन नंबर 12, the sensitivity of moving coil galvanometer increases with a decrease in number of turns, area of the coil, magnetic field, torsion, rigidity, तो इसके ऊपर इंक्रीज होगा डिक्रीज विथ, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या है। सो सेंसिटिविटी के लिए फॉर्मूला क्या कहते हैं, तो सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस विथ, तो ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यूज करो तो आपको मिलेगा 5/I इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 टू 16, आपको पता है ये एआर क्वेश्चन होते हैं, ये एआर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपको पता है ऑलरेडी, सो डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सर्ट प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी, मोमेंटम एनर्जी कैरी करता है, इसके लिए प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसका ए एंड बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of assertion, and EMF will carry the momentum when it falls on the surface, it exerts a pressure called as a radiation pressure, इसका explanation मैंने दिया इधर। और क्वेश्चन नंबर 14, assertion दिया है, the de Broglie wavelength of the molecule varies inversely as the square root of temperature, reason the root mean square velocity of the molecule depends upon the temperature, ये भी करेक्ट है इसका। तो डिबर्गली ये आरएमएस वेलोसिटी जब देखते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, तो एम इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला आपको पता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज अंडर रूट 3 के टी बाई एम होता है, तो इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, सो दैट इसका रीजन भी असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15, assertion is a PN junction diode can be used even a ultra high frequency, reason है capacitive reactance of PN junction diode increases as the frequency increases, ये रॉन्ग है और पहला करेक्ट है, इसके लिए इसका ऑप्शन होगा सी। तो उसी के लिए इधर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी होता है, दैट इज इक्वल टू 1/ओमेगा 1/2 पाई न्यू सी है, इधर डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है, सो इट डिक्रीजेस एज वी इंक्रीजेस है, इसके लिए ये वाला रॉन्ग है। सो 16 नंबर क्वेश्चन, द forbidden energy gap between the valence and conduction bands is greater in a silicon than in a germanium, and ये करेक्ट है। Then thermal energy produces favor minority carriers in a silicon than in a germanium, ये भी करेक्ट है, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके लिए इसका ऑप्शन होगा बी।
सेक्शन बी 2 मार्क के क्वेश्चन है सारे। ये पहला न्यूमेरिकल देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द स्टडी करंट थ्रू द 2 ohm resistor in the circuit shown below। तो स्टडी करंट 2 ओम रजिस्टर से निकलना है। 2 ओम रजिस्टर कहाँ है, ये है। सो इस सर्किट में अगर कैपेसिटेंस है तो ये पार्ट काम नहीं करेगा, तो हम लोग सिर्फ ये ऊपर वाला ही पार्ट यूज करेंगे। तो क्या होगा, नाउ हियर आई इज डिवाइड हियर। सो आई वन, हमें आई वन कितना फाइंड आउट करना है। ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल है, एंड इसको ये रेजिस्टेंस सीरीज है। तो इसके लिए अब लोग ये फॉर्मूला से R1 सपोज 2 मान लो, R2 इज अ 3, देन R3 इज अ, इधर R3 4 मान लिया इसमें डायग्राम में, देन R4 इज अ 2.8। सो दैट ये दोनों पैरेलल होने की वजह से इसका जो रिजल्टेंट R मिलेगा 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 प्लस ये सीरीज में डायरेक्ट ऐड करो। So then total resistance is 4 ohm. Then current in the circuit I is equal to E upon R. So E दिया इधर कितना 6 upon resistance 4, that is 1.5 total current है। Then potential difference across the parallel combination of 2 ohm and 3 ohm, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए V is equal to IR, that is 1.5 into 1.2 is equal to 1.8 volt। सो नाउ करंट थ्रू द रेजिस्टेंस आर, मतलब कितना है, 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट कितना होगा, उसके लिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेना है हमें। सो आई इज इक्वल टू वी डैश अपॉन R1 मतलब ये एक ही रेजिस्टेंस लेना है, ये 2। सो 1.8 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर। इसी क्वेश्चन को और क्वेश्चन दिया है। In the meter bridge experiment, balance point was observed at a J with AJ equal to L. The values of R and X were doubled and then interchanged. Double करके interchange किया. Okay. Then what would be the new position of the balance point? If the galvanometer and battery are interchanged at the balance position, how will the balance point get affected? पहला फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये देखो आर एंड एक्स दिया है, तब बैलेंसिंग लेंथ एल दिया है। सो इसका ये फॉर्मूला मिलेगा आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू हियर आर एल डिवाइड बाई आर इंटू 100 माइनस एल। देन when the both resistance R and X are doubled and then interchanged, the new balance point will be suppose L dash. So इधर क्या लिखा, 2x upon 2R is equal to L dash upon 100 minus L dash. Now R upon X upon R is equal to X upon R, इंटरचेंज किया है ना, इसके लिए X upon R आएगा, पहला R upon X था, तो क्या है L dash upon 100 minus L dash। सो ये दोनों इक्वेशन देखो, इधर ये आर मतलब ये है हमारा, ये आर की जगह हम लोग सिग्मा भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ये दोनों कैंसिल होता है। ओके, सो फॉर्मूला ए इक्वेशन 1 एंड 2 यूज करो। 100 माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, ये इसको उल्टा करके लिखना है हमें। सो दैट एल डैश इक्वल टू 100 माइनस एल इज अ करेक्ट आंसर। Now second part दिया है इसमें, if the galvanometer and battery are interchanged at the balance position, how will the balance point get affected? इसमें क्या इफेक्ट होगा? If the galvanometer and battery are interchanged, there is no any effect on the balance point. Question number 18. The lens is cut into two equal holes along the principal axis and perpendicular to principal axis. इधर दिखा है, along the principal axis को कट किया and perpendicular to principal axis कट किया। What will be the focal length of each up? इसका फोकल लेंथ कितना होगा और इसका फोकल लेंथ कितना होगा निकालना है। तो अभी हमने फर्स्ट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, इनिशियल फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज R1 equal to R and R2 is minus R।
फॉर्मूला 1/f इक्वल टू n minus 1 1/r1 minus 1/r2. So 1/r minus 1 minus r1 r that is equal to plus r. तो ये हो जाएगा हमें n minus 1 2/r होगा. Then when the lens is cut along the principal axis, then the each half, इसका जो हर एक हाफ अगेन इक्वी, each half is again इक्वी कॉन्वेक्स. सो इसके लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तब इसका आंसर मिलेगा n minus 1 r अपॉन सॉरी 2/r. सो नो सेकेंड में क्या होगा, इधर f dash इज इक्वल टू f एज इट इज, देयर इज नो चेंज ऑफ फोकल लेंथ. सेकेंड केस में क्या होगा, ऐसा हाफ करने के बाद एक साइड इसका r इक्वल टू इंफिनिटी हो गया, r इक्वल टू इंफिनिटी. तो इधर एक r रहेगा, दूसरा r इंफिनिटी रहेगा, r1 r रहेगा, r2 इंफिनिटी रहेगा. तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1/f इक्वल टू n minus 1 1/r1 minus 1/r2. तो इसमें सॉरी इधर है, तो ये एक r2 इंफिनिटी ले लेंगे हम लोग, तब ये फॉर्मूला मिलेगा n minus 1 2/2r मिला. तो इधर लास्ट फाइनल इक्वेशन n minus 1 2/r that is equal to 1/f. So that 1/f double dash equal to 1/2f. तो इधर क्या होगा, फोकल लेंथ डबल होगा. ऐसा कट किया तो फोकल लेंथ डबल होगा, और ऐसा कट किया तो हॉरिजॉन्टल, इधर ऐसा कट किया तो फोकल लेंथ एज इट इज रहेगा. ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना. Question number 19. The energy level of hypothetical atom are shown alongside. Which of the shown transitions will result in the emission of photon of wavelength lambda दिया है in nanometer? Which of these transition correspond to emission of radiation of maximum and minimum wavelength वाला भी नहीं लेना है. पहला फॉर्मूला लिखो, E इज इक्वल क्या होता है आपका फॉर्मूला, E इक्वल टू एच न्यू. न्यू की जगह आप लोग यूज करेंगे सी बाई लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू दिया आपको, एनर्जी फाइंड आउट करो. तो एनर्जी फाइंड आउट करने के बाद आपको एनर्जी कितना मिला, 4.5. क्योंकि वेवलेंथ का वैल्यू पुट किया इधर लैम्डा, ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इसके लिए हम लोगों ने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया है. सॉरी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए. ये एनर्जी हमें जूल में मिलता है. तो एच का वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में ऊपर मिलेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेवलेंथ आपको दिए नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9 है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसलिए डिवाइड करना है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है. देन द आंसर इज 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये इनका डिफरेंस ले लो, 4.5 आता है क्या, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस ले लो. तो ये जो डिफरेंस, अगर दो लाइन का डिफरेंस अगर 4.9 4.5 आता है, तो वो ट्रांजिशन है करस्पॉन्डिंग टू दिस वेवलेंथ. सो 10 माइनस 4.5 कितना आता है देखो, और इधर क्या देखो, -4.5 टू -2, इधर क्या है -4.5 एंड 0, इधर ही मिलेगा हमें. बी है देखो, -4.5 -0. तो ये आंसर है बी. बी इज अ correspondence to transition. This wavelength is correspondence to transition B. अभी मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ लेना है हमें. तो इधर देखो, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है. वेवलेंथ जिसका मैक्सिमम होगा उसका एनर्जी कम होगा. अब अभी मुझे मैक्सिमम which of these corresponds to emission of radiation, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ. तो एनर्जी कम जिसका होता है वो मैक्सिमम वेवलेंथ, एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम किसका होता है वो मिनिमम वेवलेंथ. इधर देखो एनर्जी ए में क्या है देखो, ए में डिफरेंस कम है, एनर्जी कम है, तो वो होगा, ये देखो सॉरी, द करस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन ई. इधर क्या दिया देखो, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ डेल्टा ई शुड बी मिनिमम. देखो इनका डिफरेंस मिनिमम है, इसके लिए ये है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए.
और किसका डिफरेंस ज्यादा है? डी का डिफरेंस ज्यादा है। देखो 10 - 2, 10 - 2 किया तो क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो तो मैक्सिमम एनर्जी है, तो वेवलेंथ उसका मिनिमम होगा, वो डी है। इसका और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। 2 मार्क के लिए पूछा, तो कितने मार्क के लिए पूछे उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। एक्सप्लेन हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम में बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 2 मार्क के लिए पूछे तो इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम is observed when an electric discharge is passed through a hydrogen gas at a low pressure and the emitted light is analyzed with the spectroscope. Instead of continuous spectrum, distinct bright lines of the specific wavelengths are seen. According to Bohr's atomic model, electrons in the hydrogen atom can in exist only in certain fixed energy levels. When an electron jumps from the higher energy level to the lower one, energy is released in the form of photon. Since only definite energy transitions are possible, only light of particular wavelength is emitted, producing a line spectrum. These spectral lines are arranged into series such as Lyman, Balmer, and Paschen, and the spectrum provides strong evidence for the quantized nature of atomic energy level. ये आपको लिखना है 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, in a Young's double slit experiment, plot a graph showing the variation of fringe width versus distance of the screen from the plane of the slit, keeping other parameters same. What information can one obtain from the slope of the curve? Second question है, what is the effect on the fringe width if the distance between the slits is reduced keeping other parameters same? ये तो फॉर्मूला, सेकंड पार्ट तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इधर से आपको डायरेक्ट इसका आंसर मिल जाएगा। और पहला देखेंगे, ये ग्राफ बना दो, फ्रिंज विड्थ है, बी का ग्राफ होता है डायरेक्टली क्रॉस कर, क्योंकि इधर फॉर्मूला देखो, बीटा इज इक्वल लैम्डा डी बाई डी, ये ग्राफ बनेगा। देन वेवलेंथ इज इक्वल क्या होगा? देखो इसका स्लोप निकालो, बीटा अपॉन डी, बीटा अपॉन डी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन स्मॉल डी। सो ये हो गया हमारा बीटा अपॉन डी, क्या है? स्लोप है। स्लोप इंटू स्मॉल डी करो, स्लोप इंटू स्मॉल डी करो, तब आपको क्या मिलेगा? वेवलेंथ मिलेगा। इससे अगर डी कम गया तो बीटा बढ़ेगा। सेकंड पार्ट का आंसर है, इफ द distance between the slits is reduced, the size of the fringe width will increase. Question number 21, ये 2 मार्क का लास्ट क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन नंबर 21 में ए न्यूमेरिकल दिया है न्यूक्लियर चैप्टर से। When 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus, estimate the amount of energy in MeV released in this process of the fusion. Neglect the masses of the electrons and neutrinos. Given mass of proton, ये H11 है एक्चुअली, ऐसे इधर इधर 1 नहीं है। सो इसका EME में दिया वैल्यू, मास ऑफ द हीलियम दिया है, ठीक है। सो और 1 U इज इक्वल टू 931 MeV पर C स्क्वायर, C मतलब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एम इंटू 331 MeV। सो ये डेल्टा एम क्या है? मास डिपेक्ट है, 4m H11 माइनस m इंटू हीलियम।
So energy release Q is equal to this mass deflected into 931 MeV. ये वैल्यू पुट करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 26.72 MeV. ये सेक्शन सी 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है. सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है 22A. The total energy of an electron in the first excited state of the hydrogen atom is about minus 3.4 electron volt. What is the kinetic energy of electron in this state? Kinetic energy find out करना है आपको. So here the kinetic energy is equal to negative of total energy होता है. तो इधर का आंसर है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको माइनस करो तो हो गया 3.4 electron volt is a kinetic energy. B part क्या देखो, in which region of the electromagnetic wave Lyman series, Balmer, Paschen, Brackett and Pippen. कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रीजन बताना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने इसके पहले ने कई क्वेश्चन पहले का कोई क्वेश्चन पेपर में मैंने डिस्कस किया है. इसमें से कौन सा बाल्मर सीरीज डिस्कस किया था हम लोगों ने. लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में एंड बाल्मर सीरीज फिजिबल है. पास्चन, ब्रैकेट, पेपर ये तीनों इंफ्रारेड में ध्यान रखना. तो इसको ध्यान रखने के लिए आप ये याद करो यू यूवी आई यूवी आई का एक पार्ट 3 पार्ट होगा. 3 लास्ट वाला 3 नियरेस्ट मिडल फार इसमें 3. और इधर यूवी अल्ट्रावायलेट में लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज फिजिबल में, और तीनों इंफ्रारेड में क्या होगा. तीनों इंफ्रारेड में आपको ये पास्चन, ब्रैकेट एंड पिपन सीरीज मिलेगा. ओके, सो नाउ सी पार्ट इस क्वेश्चन का. ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द photo electrons ejected and the frequency of incident radiation as described by the Einstein photoelectric equation. तो ये ग्राफ है. ये ग्राफ बहुत बार 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. तो ये सिंपल ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी एंड ये फ्रीक्वेंसी जितना देर टच होगा एक्स एक्सिस ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिए. डिटरमाइन द currents through the resistances of the circuit as shown in figure. ये डायग्राम देखो, इसमें दोनों फॉरवर्ड बायस है और इधर क्या होगा, ये रिवर्स बायस है. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा. इन फिगर ए both the diodes are forward bias and offer no resistance. Then current in the circuit is, इस सर्किट में करंट कितना होगा 2 वोल्ट एंड इसका जो रेजिस्टेंस दिए है, इनका इधर एक रेजिस्टेंस दिए है, इधर एक रेजिस्टेंस दिए है. तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा 0.1 एम्पियर करंट. इन फिगर बी डायोड DQ is a reverse bias offers infinite resistance, so करंट थ्रू द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू 0. इधर करंट कितना है 0. इसमें तो कुछ मिलेगा नहीं हमें. उसका बी पार्ट है. जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू बैटरी विथ अ मिलीएमीटर इन सीरीज. व्हाट शुड बी द मिनिमम वोल्टेज ऑफ द बैटरी सो दैट करंट में फ्लो इन द सर्किट. व्हाट शुड बी द मिनिमम वोल्टेज पूछा है. ठीक है. एंड इधर मिलीमीटर इन सीरीज में कनेक्ट किया है. Then here the internal potential barrier of the germanium is 0.3 volt. Therefore, to overcome this barrier, the potential of the battery should be equal or more than 0.3 volt. Therefore, the minimum voltage of the battery is equal to 0.3 volt.
इधर मिनिमम 0.3 वोल्ट में, जर्मेनियम के लिए स्पेशली याद रखना 0.3 वोल्ट ये बैरियर पोटेंशियल है, इंटरनल बैरियर पोटेंशियल। तो मिनिमम बैटरी कितना होना चाहिए? 0.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 24, a proton and an alpha particles have the same de Broglie wavelength. Determine the ratio of their accelerating potential and their speeds. De Broglie wavelength lambda is equal to h upon p, that is equal to h upon under root 2m qv। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको ये अल्फा पार्टिकल का मास डिफरेंस है, प्रोटॉन है अल्फा पार्टिकल का मास, डी बर्गली वेवलेंथ सेम है। आपको एक्सलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो निकालना है और स्पीड का रेशियो निकालना है। उसके लिए पहला आपको ये वैल्यू स्पीड के लिए करेंगे, फर्स्ट वाला पोटेंशियल के लिए करेंगे। देखो पोटेंशियल के लिए क्या होगा फॉर्मूला, ये देखो इस इधर से इस इक्वेशन को स्क्वायर करो तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m क्यू v, so that v equal to h square डिवाइड 2m क्यू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा तो कांस्टेंट है, h स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो इधर क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम क्यू है। तो अल्फा यूज करो, उसमें 2 कैंसिल करो, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए पोटेंशियल फॉर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है Q। इसके लिए MP एंड QP नीचे लिखा है, और पोटेंशियल फॉर अल्फा पार्टिकल तो उसका इधर ऊपर लिखा है M अल्फा Q अल्फा। सो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है। फिर ये MM कैंसिल हो गया, QQ कैंसिल हो गया, तो इधर 8/1 मिला। तो इधर है पोटेंशियल फॉर अल्फा सॉरी प्रोटॉन एज टू पोटेंशियल फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 8:1। अभी स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, मतलब इधर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, मास मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए Vp अपॉन V अल्फा इज इक्वल टू m अल्फा अपॉन mp, दैट इज इक्वल टू 4:1। इससे इधर मास का यूज है। क्वेश्चन नंबर 25, state Huygens principle. Using Huygens principle, draw a diagram to show the propagation of wavefront originating from a monochromatic point source. Explain briefly construction of spherical wavefront and plane wavefront. पहला Huygens principle बता दो। What is Huygens principle? Every point on the wavefront acts as a secondary source of light, sending out second waves. The envelope of all these second waves at any later instant gives the new wavefront at that instant. इस फेनोमेना की वजह से हमारे घर में विंडो से लाइट अंदर आ सकता है। हाँ, विंडो से घर में जो ब्राइटनेस मिलता है इसी फेनोमेना की वजह से, यही हाइजेंस प्रिंसिपल की वजह से। तो हमारे विंडो के सामने वाला जो लाइट का जो पार्ट है, वो जो उधर का जो वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी सोर्स करके काम करेगा, वो अपना वेव फ्रंट बनाएगा, वही वेव फ्रंट अब हमारे घर के अंदर आता है। नाउ कंस्ट्रक्शन, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट बना दो पहले। ये देखो एस इज सोर्स है, इसका एक वेव फ्रंट इधर मान लेते हैं हम लोग ए बी, और उसमें 3 पॉइंट ले लेंगे पी क्यू आर। और ये पी क्यू आर क्या करता है, खुद को अपने को एक सोर्स समझता है और अपना वेव फ्रंट बनाता है। सो वेव फ्रंट बनाते टाइम इस साइड वेव फ्रंट दिखेगा, बैक साइड नहीं दिखेगा, क्योंकि बैक साइड इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हुआ है प्राइमरी सोर्स का, तो बैक साइड डॉटेड दिखाना है आपको, इस साइड दिखाना है। और इनको इसको एक टेंजेंट बना दिया हम लोग, एडीएस बीडीएस। तो इधर जो पॉइंट्स है पीडीएस क्यूडीएस आरएस, तो ये एक नया वेव फ्रंट बन गया। दिस इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इसके बारे में जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो इधर लिखा है, पढ़ लेना। तो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट, इधर भी ऐसा हम लोग ये भी एक प्लेन वेव फ्रंट लेंगे,
उसमें 3 पॉइंट लेंगे और मेन सोर्स सीधा रहेगा। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट नहीं होगा और फ्रंट डायरेक्शन में आपको वेव फ्रंट मिलेगा। तो बैकवर्ड द वेव फ्रंट डज नॉट एग्जिस्ट, so that envelope of all this tangent to all these point p dash q dash r dash that give us a new wavefront। ओके, ये पढ़ लो, वही चीजें लिखा है मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है। इसका और क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट? ड्रॉ ग्राफ showing the variation of intensity with angle in a single slit diffraction experiment। Write one feature which distinguish the observed pattern from the double slit interference pattern। How would the diffraction pattern of a single slit be affected when the width of the slit is decreased and monochromatic source of light is replaced by a source of white light? पहला डेफिनेशन लिखो। डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन क्या है डेफिनेशन? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल or a narrow opening such that it spread out over the geometrical shadow is expected। ये डिफरेंस मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल कॉर्नर से, एज ऑफ ऑब्स्टेकल से लाइट बेंड होके ज्योमेट्रिकल शैडो में स्प्रेड होगा। दिस इज कॉल्ड एज अ डिफ्रेक्शन। इधर एक डिफ्रेक्शन पैटर्न उसका ग्राफ बनाया देखो, ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ये इसका विड्थ हमेशा 2 टाइम्स होता है, ध्यान रखना। और इस साइड डिक्रीजिंग, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, और ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ये कहाँ मिलता है हमें? लैम्डा बाई ए। और सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा 3 लैम्डा बाई ए, लाइक दिस। इस साइड में भी सेम। In the interference pattern, all the maxima have the same intensity, while in the diffraction pattern, the maxima are of different intensities. For example, in Young's double slit experiment, all the maxima are of the same intensity, and in a diffraction at a single slit, the central maximum has a maximum intensity and it follows the rapidly for a first second order secondary maxima on either side of when the width of the slit is decreased, slit का width decrease किया from the relation sin theta equal to lambda by a, we find that if the width of the slit is decreased, then for the given wavelength sin theta is a large and hence theta is a large. Hence diffraction maxima and minima are quite distinct on either side of theta। Second part is का, with the monochromatic light, the diffraction pattern consists of alternate bright and dark bands. If white light is used, the central maxima is white, and on either side, the diffraction bands are colored। मोनोक्रोमेटिक की जगह अगर हम लोग व्हाइट लाइट यूज किया तो सेंट्रल वाला ब्राइट मिलेगा, दोनों साइड में जो फ्रिंजेस है वो क्या होगा? कलर फ्रिंजेस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, how does the pole strength and the magnetic moment of each part of the bar magnet change if it is cut into two equal pieces transverse to length? What is the effect of temperature on the diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic material? तो जब एक बार मैग्नेट कट करके दो पीस बनाते हैं तो मैग्नेट डज नॉट, सिंगल पोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। सो फिर दो मैग्नेट बनेगा। इसके लिए उनके पोल को इमेजनरी पोल बोलते हैं हम लोग, तो उसका जगह फिक्स नहीं होता है। इधर कट इन टू पीस किए तो दो मैग्नेट बनेगा। द पोल स्ट्रेंथ रिमेन्स अनचेंज्ड, द मैग्नेटिक मोमेंट इज रिड्यूस टू हाफ। मैग्नेटिक मोमेंट हाफ बनेगा, पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा। ओके, सो बी पार्ट क्या है देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल susceptibility is inversely proportional to value of the
absolute temperature, and in case of ferromagnetic material, susceptibility decreases with the temperature in a complex manner. वो formula है chi is equal to 1 upon T minus Tc. Tc is a Curie temperature. As the temperature of ferromagnetic material is raised, the thermal energy of the atoms increases. At very high temperature, the thermal energy is sufficient to break the domains and ferromagnetic material become a paramagnetic material. क्वेश्चन नंबर 27 देखो, न्यूमेरिकल है. हेलो cylindrical box of length 1 meter, ये 1 meter है, ये 1 meter है, and area of cross section 25 centimeter square है. इसका area of cross section is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in this figure. The electric field in the region is given by E equal to 50x I cap T, where E is in Newton per coulomb and X is in meter. Find the net flux through the cylinder, and second है charge enclosed by the cylinder. तो इसके लिए फॉर्मूला देखो इधर, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा. तो इसके लिए एंगल कितना है, 180 है, दैट इज इक्वल टू कॉस 180 यूज किया तो माइनस ईडीएस, दैट इज इक्वल टू माइनस 50x इंटू एस, माइनस 50x इंटू एस. इधर दे दो को वैल्यू का. नाउ फॉर x इक्वल टू 1 मीटर, x का मतलब इधर s के जगह 1 मीटर ले लो, तो सॉरी x के जगह 1 मीटर ले लो इधर. ओके, तो 1 मीटर लेने के बाद एक फॉर्मूला ये क्या आएगा, फाइव इक्वल टू माइनस 50 इंटू 1 इंटू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, डीएस. एरिया मतलब ई डीएस की जगह मतलब एस लिखा, एस मतलब एरिया है, तो ये एरिया का वैल्यू पुट करो तो ये आपको ये आंसर मिलेगा. फिर प्लग्स थ्रू द राइट सरफेस, ये राइट सरफेस ये वाला देखिए हम लोग, ये वाला, ये तो लेफ्ट हो गया. इसके लिए लेंथ कितना हो गया, 2 हो गया, 2 एक्स इक्वल टू 2 मीटर, तो 2 मीटर पुट करो. बाकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये 50 ऑलरेडी दिए है, सो इसका आंसर ये मिलेगा 0.250. ये है माइनस 0.125. now net flux through the cylinder is equal to, that is a right side plus left side, फ्लक्स एट राइट साइड, फ्लक्स एट लेफ्ट साइड. सो ये दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद हमें फाइनली मिलेगा 0.125 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ये हो गया इसका फाइनल आंसर. अभी सेकंड पार्ट ये पूछे, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, चार्ज इनक्लोज बाय सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो क्यू इज इक्वल टू दिस नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट. फ्लक्स का वैल्यू इधर मिला हमें, तो एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर मिलेगा 1.107 इंटू 10⁻³ माइनस 12 कूलम. क्वेश्चन नंबर 28. A bar magnet is moved in the direction indicated by the arrow between the two coils PQ and CD. Predict the direction of induced current in each coil. इसका हर कॉइल का डायरेक्शन हमें बताना है. इधर देखो एस पोल इस साइड आ रहे, दोनों साइड में इधर. तो इसका सेकंड पार्ट है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर इज पुल्ड टू अ राइट वे from the long straight wire through which a steady current I flows upwards. What is the direction of induced current in the loop? ये भी डायग्राम देख लो, इधर लूप इधर दूर लेके जा रहा है और करंट आई इधर ऐसे ऊपर फ्लो हो रहा है. सी क्वेश्चन क्या है देखो, a metallic rod held horizontally along the east-west direction is allowed to fall under the gravity. Will there be an EMF induced at its ends? Justify your answer. Okay, पहला क्वेश्चन का आंसर देखो, पहला क्या दिया है देखो, इन फिगर 1, ये फिगर 1 में देखो मैग्नेट कहाँ मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं. ओके, तो उसके लिए आंसर है इन फिगर
वन ए में क्या है देखो, n pole is a descending away coil PQ. So in coil PQ, the nearer faces will be act as a south pole, and in a coil CD, the nearer faces will act as a south pole to oppose the approach of the magnet towards the coil CD. So currents in the coils will flow clockwise as seen from the side of the magnet. PQ एंड CD कहाँ है देखो, PQ एंड CD, इधर करंट कैसे मिलेगा, CD में लिखा है. So current in the coils will be flow clockwise, उसमें दोनों में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा. अगर n पोल नजदीक जा रहे तो उसके सामने वाला पॉइंट n पोल बनेगा ना, उस टाइम वो एंटी क्लॉकवाइज होगा. So now second part, the direction of current will be from P to Q in the coil PQ and from C to D in the coil CD. Direction of induced current in a loop is clockwise. The reason is induced current opposes the motion of the loop away from wire as similar currents attract. So in a nearer side of the loop, the current will be upward. In a loop, the current is clockwise. ये हुआ इसके बारे में, सेकंड के बारे में. ओके, करंट इसमें भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा ऐसा. और सी पार्ट में क्या दिया है देखो, यस इधर देखो, मेटेलिक रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टली अलोंग द ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अगर कोई भी चार्ज पर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो उसमें फोर्स लगता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उधर रहेगा. दैट इज अ yes, and EMF will be induced at its ends when the metallic rod held horizontally along a east-west direction is allowed to fall freely under gravity. Fall from the north to south, the intensity of Earth's magnetic field changes through it. That is, the magnetic flux changes, and hence the EMF is induced in at its ends. क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 सेक्शन डी. ये आपको पता है, ये दोनों क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है. पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लो. और ये पैराग्राफ विस्टन ब्रिज के ऊपर डिपेंड है और उसका एप्लीकेशन के ऊपर. विस्टन ब्रिज का एक एप्लीकेशन इधर दिया है. क्या एप्लीकेशन है ये जो दिख रहा है ये सेंसर है. ओके, सो ये अच्छे से इसको पढ़ लो. बाद में इधर जो क्वेश्चन दे उसका आंसर देना है आपको. मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ अभी. Why is the Wheatstone bridge more sensitive when all four resistors are of the same order? Because small changes in the resistance produce a noticeable deflection in the galvanometer, that increasing the sensitivity. Question number 2. How does the change in temperature affect the balance condition of a Wheatstone bridge used in the temperature sensor? इसका आंसर आपको डायरेक्टली पैसेज में मिलेगा. The change in temperature changes the resistance of the sensor arm, unbalancing the bridge and causing a current to flow through the galvanometer, which can be measured. Question number 3 ये 2 मार्क के लिए होगा. Explain how the Wheatstone bridge can be used to convert the mechanical quantity into an electrical signal. इसका आंसर भी आपको पैराग्राफ में मिलेगा. In the strain gauges, mechanical strain changes the resistance of the sensor, which unbalances the Wheatstone bridge and produces a measurable current, converting mechanical changes into electrical signal. और क्वेश्चन नंबर 30 ये पैराग्राफ मैग्नेटिक मोमेंट वही डिस्क्राइब कर रहे. सो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, मैं ऐसा ही नहीं तो मैग्नेटिक मोमेंट, करंट लूप से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है
ये इस पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है, बाद में ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे जा रहा हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? डायरेक्ट इधर दिया है। सो ये पैराग्राफ में दिया है उसका आंसर। और SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपके थ्योरी में भी, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर। What type of objects can exhibit the magnetic moment? Comets and asteroids, stars and black holes. इधर देखो, इसका इधर मिलेगा आपको इसका आंसर। Planets and moons, all of the above, सारे है इसमें। Various astronomical objects such as planet, moon, stars, and even black holes can exhibit the magnetic moments, along with the smaller scale objects like molecules and current loops. Question number 3. What determines whether two current loops attract or repel each other when brought close to each other? क्या होगा? Size of the loops, material of the loops, direction of their currents, and magnitude of their currents. इसका आंसर होगा, तुम लोग पहले ही देख लिया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ देयर करंट्स। इसका एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, आप लोग पढ़ लो। Magnetic moment of a current I carrying a circular coil of radius r and the number of turns L varies as magnetic moment। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? M is equal to Ni, that is equal to Ni pi r square. It is a directly proportional to square of the radius. Answer is correct. Okay. Now, section E, 3 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चन आपको, सॉरी 3 क्वेश्चन से 5 मार्क के क्वेश्चंस। तो तीनों क्वेश्चन को ऑप्शन है और डेरिवेशन में ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। पहला ही क्वेश्चन देख लो, अच्छे से रीड करो, सारे पार्ट भी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन AC जनरेटर, state its underlying principle, show diagrammatically how an alternating EMF is generated by the loop of wire rotating in a magnetic field. Write the expression for instantaneous value of the EMF induced in the rotating loop. इसमें आप लोग को AC जनरेटर का प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है और वर्किंग लिखना है और थ्योरी लिखना है। पहला प्रिंसिपल क्या है? AC जनरेटर किसके ऊपर डिपेंड करता है? AC जनरेट करता है ना, EMF जनरेट करता है, मतलब क्या बोलेंगे आप लोग? प्रिंसिपल क्या होगा? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है? 4 पॉइंट्स इंपोर्टेंट याद रखो। फील्ड मैग्नेट होता है, ये है फील्ड मैग्नेट, डायग्राम में देखो अच्छे से। और दूसरा आर्मेचर कॉइल होता है, दिस इज आर्मेचर कॉइल, ABCD। और ये दोनों स्लिप रिंग है और ये कार्बन ब्रशेस है। कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 जस्ट टच किया इधर ऊपर। ओके, सो ये बताना है ये चारों चीजें। इसके बाद ये जो डायग्राम दिखा रहा है, एक्चुअली वर्किंग कैसा होता है देखो। जब ये सपोज ये एक आर्मेचर कॉइल है मेरे हाथ में, और एक कॉइल ऐसा रहेगा और दोनों साइड मैग्नेट है, दोनों साइड में। जब ये मैग्नेट के पास आएगा, मतलब फील्ड इंक्रीज हो गया इस वायर के पास, सो इधर करंट ज्यादा जनरेट करेगा। फिर इधर से जब दूर जाके इधर जाएगा तो जीरो होगा। तो इन दिस वे पहला क्या हो जाएगा, एक पूरा रोटेशन करोगे कॉइल का। अभी ये C एंड D क्लोज टू S है, जब क्लोज टू S होगा तो ये मिल रहा है मुझे। फिर ये दूर जा रहे बैक साइड, तो फिर इधर जीरो मिला। फिर नेक्स्ट वो क्लोज टू N पोल के पास आया,
तो ये नीचे वाला मैक्सिमम मिलेगा। फिर एन पोल से फिर ऊपर आएगा, तो ये मुझे दूसरा साइड में ये पोटेंशियल मिला। मीन्स ईएमएफ एक बार इस साइड मिला हाफ रोटेशन, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में इधर मिला, तो वही इधर एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, नाउ ये चारों बोलने के बाद ये कार्बन ब्रेसेस का काम क्या है, स्लिप रिंग का काम क्या है, आर्मेचर कॉइल क्या है, फील्ड मैग्नेट क्या है, ये आप लोग अच्छे से रीड करो, एकदम सिंपल है। तो रीड करके बताना पड़ेगा, जरूरत तो नहीं है, तो सिंपल आप लोग कर सकते हैं। डायग्राम, पहले डायग्राम बना दो, डायग्राम देख के एक्सप्लेन करना है आपको। तो चार चीज क्या है, फील्ड मैग्नेट, दूसरा आर्मेचर कॉइल, तीसरा स्लिप रिंग, फोर्थ वन कार्बन ब्रेसेस। और इसको बाद में हम लोगों ने क्या किया था, लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। एक बार करंट इधर से ऐसा फ्लो होगा और एक बार करंट इधर से ऐसा फ्लो होगा, इसके लिए इसको एसी जनरेटर बोला है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है। वर्किंग कैसे, देखो मैं वर्किंग में रीड करके बताऊंगा, उसके बाद हम लोग थ्योरी करेंगे। When the armature coil is rotated in the strong magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes and the current is induced in the coil. Its direction being given by the Fleming's right hand rule. Considering the armature to be in a vertical position and it rotates in a clockwise direction, the wire AB moves downward and the CD moves upward, so that the direction of induced current in as shown in figure, the direction of induced current like this. In the external circuit, the current flows along B1 RL B2. अभी करंट क्या होगा, B1 RL B2 आएगा फर्स्ट हाफ में. Then the next, the direction of current remains unchanged during the first half turn of the armature. During the second half revolution, the wire AB moves upward and CD moves downward, so the direction of current is reversed, and in external circuit it flows from B to RL B1, उसका उल्टा. Thus the direction of induced EMF and current changes in the external circuit after each half cycle. फिर इसका थ्योरी लिखना है, तो थ्योरी में क्या होगा, तो ये जो ग्राफ बना है देखो, इधर ग्राफ है ओमेगा टी है इधर, ओके, ये ओमेगा टी होगा, और हमें जो साइनोसॉइडल जो व्यू बना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. इसके लिए हम लोग पहला लिखेंगे फॉर्मूला, फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, और थीटा की जगह हम लोग क्या है ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है. सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो मिल रहे, फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, दैट इज कॉस ओमेगा टी. देन फ्रॉम द पैरेलल लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर द रोटेटिंग द कॉइल ऑफ एन टर्न्स लिया तो एन बी ए लिख दो. So now E equal to minus n d pi by dt. फाई का वैल्यू पुट करो, माइनस एन बाहर आएगा, डी पाई बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए को बाहर निकालो, एन बी ए बाहर हो गया, तो इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा लिखा, माइनस साइन ओमेगा टी इधर लिखा, माइनस माइनस बिकम प्लस. सो नाउ this NBA omega is equal to E naught मान लेंगे, that is peak value, so that E equal to E naught sin omega t. Omega is equal to 2 pi nu is a frequency. ये हुआ उसका theory part. Okay, then the source of energy generation is the mechanical energy of a rotation of the armature coil. मैकेनिकली उसको हमें घुमाना पड़ेगा आर्मेचर कॉइल को, तो उसके लिए हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट, ये सारी चीज क्या कर रहे हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हम लोग, घुमा रहे. इसका और क्वेश्चन है, draw a graph showing the variation of amplitude of the circuit current with changing frequency of applied voltage in the LCR series circuit for two different values of the resistance R1 and R2. Here R1 is greater than R2. Then second part है, a circular coil of cross section area 200 centimeter square and
to 20 turns in a rotated about the vertical diameter with the angular speed omega दिया है और area of cross section दिया है और number of turns n दिया है. In the uniform magnetic field of magnitude magnetic field भी दिया है 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. Calculate the maximum value of the current in the coil if the resistance of the coil is 2 ohm. Question 3. Given graph shows the variation of photoelectric current versus applied voltage for a two different photosensitive material and for the two different intensities of the incident radiation. Identify the pair of curves that correspond to different materials but the same intensity of the incident radiation. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ सर्किट करंट विथ चेंजिंग फ्रीक्वेंसी. ओके, करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है. ये हो गया. ठीक है, तो ये बीच वाला जो फ्रीक्वेंसी है ये हम लोग इसको बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. तो दो अलग अलग रेजिस्टेंस दिया ना, एक रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आई मैक्स कम होगा. आई मैक्स, ये इसको आई मैक्स बोलते हैं हम लोग. ये आई मैक्स कम होगा तो ये ग्राफ होगा. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R1 इज ग्रेटर देन R2 लिखा है, ये वाला है ग्राफ. और ये है कम रेजिस्टेंस वाला ताकि उधर आई मैक्स ज्यादा होगा. सेकेंड क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल दिया था हमें एन दिया है और ए दिया है, ये एन दिया है नंबर ऑफ टर्न्स, फिर बी दिया है, ओमेगा दिया है. तो फॉर्मूला क्या करना है, ई इज इक्वल एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. इस सारे वैल्यू पुट करो तो आपको ई मैक्स मिलेगा. सो ई मैक्स इज इक्वल टू दिस, वैल्यू पुट करने के बाद 0.6 वोल्ट मिला. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंड्यूस्ड इज इक्वल टू आई मैक्स इक्वल टू ई मैक्स अपॉन आर. रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 2 ओम दिया था. नाउ इधर देखो, इस ग्राफ जो क्वेश्चन में ग्राफ है, इधर हमें करना क्या है, फॉर दिए नंबर 1 two different photosensitive material and for two different intensity of the incident radiation. Identify the pair of curve that corresponds to two different material but the same intensity of incident radiation. Same intensity of radiation इधर भी. ओके, सो इधर से सेम इंटेंसिटी में कौन कौन आ रहा है, इधर 193 है और इधर के 2 and 4 है. Then here the curve 192 correspond to similar materials while curves 3 and 4 represent a different material. 3 and 4 different material. देखो ये 3 का ये material अलग है, ये 4 इधर है. So now 1 and 2 correspond to similar material while the 3 and 4 correspond to different materials. Since the value of stopping potential for the pair of curves 1 and 2 and 3 and 4 are the same for a given frequency of the incident radiation, the stopping potential is independent of its intensity. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर इंडिपेंडेंट है. स्टॉपिंग पोटेंशियल ये डिफरेंट इंटेंसिटी है तो इंडिपेंडेंट है. देन द पेयर ऑफ कर्व 193 देखो इधर कर्व 193 सेम इंटेंसिटी है and 2 and 4 same intensity has correspond to different material but the same intensity. Material अलग है, same intensity. Question number 32. You are given a air-filled parallel plate capacitor C1. ये air-filled है. The space between its is now filled with a slab of dielectric constant K1 and K2 दिए हैं. As shown in figure, find the capacitance of the capacitor C1 and C2. If the area of the plate is A and distance between the plates is D. इधर क्या हुआ, K1 and K2 इधर एरिया चेंज हो गया, डिवाइड हो गया. इधर इसका जो ये विड्थ है डी है तो इधर डी बाई टू हो गया, विड्थ चेंज हो गया, इधर एरिया चेंज हो गया. A1 A2 करेंगे हम लोग, नहीं तो A/2 A/2 एरिया हो गया. तो ये दोनों
दो कैपेसिटर लग रहे हैं क्योंकि इधर K1 है, इधर K2 है, तो ये दोनों कैपेसिटर इन पैरेलल है और ये दोनों कैपेसिटर इन सीरीज हो गए। दो कैपेसिटर बन गए ना, क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल यूज किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंपेयर टू दिस। तो पहला फॉर्मूला विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला का है, ये विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले लो, पूरा भरा है के है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, दैट इज सी इक्वल टू C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी, ए डिवाइड बाई डी। नाउ इन द सेकंड डायग्राम K1 यूज किया और A को डिवाइड किया, A/2 हो गया, प्लस K2, ये दोनों पैरेलल हुए तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, C2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये प्लस ये ऐड करते हैं हम लोग डायरेक्ट, सीरीज में होगा तो, सॉरी पैरेलल में होगा तो कैपेसिटर से। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइड बाई D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइड बाई D। तो ये C2 इज इक्वल क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D K1 plus K2. So now from equation 1 and 2 C2 is equal to, क्या मिलेगा, ये जो फॉर्मूला है C1 का फॉर्मूला हमारा एज इट इज, इस C1 का वैल्यू यूज करो, एप्सिलॉन नॉट A by D, so that C2 is equal to C1 by 2 K1 plus K2. In third diagram कैपेसिटर आर इन सीरीज, सीरीज में हो तो 1 अपॉन करना है, सेम फॉर्मूला यूज करो, 1 अपॉन C3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये दोनों का वैल्यू 1 अपॉन करना है, तो इधर D/2 होगा, D/2 होगा, जैसा उधर A/2 हुआ था, तो इधर ये फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपको इधर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 मिलेगा, तो ये हो गया हमारा C1 1 अपॉन 2 C1 K1 K2 upon K1 plus K2. From equation 1 and 4, then C3 is equal to 2C1 K1 K2 upon K1 plus K2. इसका जो सेकंड जो न्यूमेरिकल दिया है, it is just वायर जो है, there are two wires only, so that these, due to these two wires, these capacitor are in parallel, तो ये सारे कैपेसिटर पैरेलल बन गए, सो डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, CS इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सो डायरेक्ट 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इसका और क्वेश्चन है, explain briefly using a proper diagram the difference in a behavior of conductor and the dielectric in the presence of external electric field. By using proper diagram, difference in the behavior of conductor and the dielectric in presence of external electric field. The B part is define the terms polarization of dielectric and write the expression for linear isotropic dielectric in terms of electric field. Write the difference between bond and free charges. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन है। सो इधर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर, इनका बिहेवियर का डिफरेंस बताना है। सो पहला, in conductors there are the charge carriers when an external electric field is applied on it, then all the free electrons move in the opposite direction of external electric field and induce an electric field of the same strength in the opposite direction, so the net electric field inside the conductor becomes zero. तो ये डायग्राम से दिखा है, ये है कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन डाइलेक्ट्रिक देयर आर नो फ्री चार्ज कैरियर्स, so a dipole moment is induced in the molecules of the dielectric on the application of external electric field. The induced opposing field is not strong enough to completely cancel the external electric field. Hence, reduced value of electric field exists inside the material of a dielectric. So B part में आपको polarization का question पूछे, what is a polarization? The net dipole moment developed per unit volume in presence of external electric field is called as a polarization factor, and that is a denoted P equal to
इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी क्या होगा इसका? ई बार इंटू काय, फिर काय इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अभी बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज क्या है? ये सिलेबस में और बहुत बार ये बहुत सारे बच्चे निगलेक्ट करते हैं, बाउंड चार्ज फ्री चार्ज कुछ पढ़ते नहीं। कभी कभी इसके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन पूछे तो आपको पता ही नहीं है, ये तो निगलेक्ट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैंने इधर आपको ये क्वेश्चन भी इंक्लूड करके दिया है। सिलेबस का हर पार्ट मैंने इंक्लूड किया मेरे 10 पेपर में। तो पहला फ्री चार्ज क्या है देखो। फ्री चार्जेस आर दो चार्जेस which are not bound to an atom or molecule and are free to move arbitrarily in metal lattice or in ionic solutions. The free charges are responsible for the currents in electrical circuits. The charges are mostly attributed to the metals, where the free charges are due to loosely bonded valence electrons which freely move in the lattice. In ionic solution and the discharge tools, the free charges are due to free movement of ions in the solution or tubes. Bound charge क्या होता है देखो? The bound charges on the other hand are those which are fixed to the atom or molecule and are not free to move anywhere in the substance. These bound charges are resulted from polarization by applying an electric field to dielectric material. Bound charges are created due to the polarity of a dielectric and also when atom or molecules are lose or gain an electron, like in the case of metal. When this happens, the atom or molecules becomes electrically charged, and when these polarized molecules are subjected to external field, the bound charges become apparent. The amount of charge on an atom or molecule depends on how many electrons it has lost or gained. फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के बारे में ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लो। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का 33। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल diagram how an image is formed in the astronomical telescope. Write the limitation of reflecting telescope and the two important factors considered to increase the magnifying power. तो astronomical telescope with the help of रे डायग्राम। तो टेलीस्कोप बना दो, ये देखो टेलीस्कोप का डायग्राम है, ये टेलीस्कोप का डायग्राम है। इधर जो ऑब्जेक्ट है ये लॉन्ग डिस्टेंस बहुत इंफिनिटी डिस्टेंस में होगा, तो इधर इमेज जो बनेगा नियर द पॉइंट बनाए। नॉर्मली आप लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब भी डायग्राम बनाएंगे तो इमेज इंफिनिटी में बनाना है। ओके, सो हाउ टू एक्सप्लेन दिस? तो कंस्ट्रक्शन of telescope. It consists of a two coaxial cylindrical tube, out of which one tube is long and wide, while the other tube is small and narrow. The narrow tube may be moved in and out of the wide tube by rack and pinion arrangement. At one end of the wide tube, an achromatic convex lens L1 is placed, which faces the object and is so called as objective lens. The focal length and aperture of this lens are kept large. इनका फोकल लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए और एपर्चर भी बड़ा होना चाहिए। The large aperture of the objective lens taken that it may collect the sufficient light to form a bright image of the distant object. दूसरा पार्ट क्या है इसका? Narrow tube is towards the eye and carries an achromatic convex lens L2 of a small focal length. इसका क्या होना चाहिए? स्मॉल फोकल लेंथ होना चाहिए। स्मॉल फोकल लेंथ and a small aperture on its outer end, which is eye lens or the eye piece. The small aperture of the eye lens is taken so that
The whole light reflected by it may reach the eye. The cross wires are fitted at a definite distance from the eye lens. Due to a large focal length of the objective lens and the small focal length of eye lens, the final image subtends a large angle at the eye and hence the object appears large. The distance between the two lenses may be arranged by displacing narrow tube in or out of wide tube by means of rack and pinion arrangement. इसका जो adjustment कैसा करना है इसके बारे में लिखा है. First of all, adjustment कैसे करना है? First of all, the eyepiece is moved backward and forward in the narrow tube and focused on the cross wires. Then the objective lens is directed towards the object and the narrow tube is displaced in or out of a wide tube until the image of the object is formed on cross wires. And there is no parallax between the image and cross wires. In this position, a clear image of the object is seen. As the image is formed by the refraction of light through both the lenses, this telescope is called as a refracting type telescope. Working कैसा कर रहे देखो इसका. Suppose AB is an object. इधर देखो AB is an object whose end A is on the axis of the telescope. On the objective lens L1 forms the image A dash B dash of the object AB at its second principal focus FO. This image is real, inverted and diminished. This image radius BDS acts as an object for the eyepiece L2 and lies between the first focus FE and the optical center C2 of the lens L2. Therefore, eyepiece forms its image A dash B dash, A double dash B double dash, which is a virtual, erect and magnified. Thus, the final image A double dash B double dash of a object AB formed by the telescope is magnified, inverted and lies between the object and eyepiece. Limitation क्या है देखो इसको. Suffers from the chromatic aberration, suffers from a spherical aberration, small magnifying power, small resolving power. इनका limitation. Factors for increasing the magnifying power. Magnifying power increase करने से के लिए क्या करना पड़ेगा? Increasing focal length of objective और aperture भी increase कर सकते हैं. Decreasing a focal length of eyepiece. इसका और क्वेश्चन है. Define power of lens, write its SI in it and deduce the relation 1 upon f equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 for two thin lenses kept in contact coaxially. What is power of lens? That is a degree of converging or diverging. नहीं तो इसको ऐसा बोल सकते हैं. Power of lens is a reciprocal of focal length measured in meter. SI यूनिट होगा इसका डायप्टर. तो इस दो लेंस कांटेक्ट में रखो. पहला लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है आपका. ये लेंस L1 है, इसका फोकल लेंथ F1, इसका L2 का फोकल लेंथ F2. सो पहले के लिए क्या होगा. सेकंड लेंस जब नहीं रहता है तब इसका इमेज आई डैश में बनेगा I1. सो दैट 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V डैश लिख सकते हैं. तो V1 ले लो माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F1. तो जब ये सेकंड लेंस पुट करेंगे ये इमेज इधर बनेगा. तब ये जो है ये जो डिस्टेंस है V1 इसके सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट करके काम करेगा. तो अभी U के जगह आप V1 लिखेंगे. पहले V की जगह V1 लिखा था, अभी U की जगह V1 लिखेंगे. सो दैट फाइनल V 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U की जगह V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन F2. सो ऐड करो दोनों इक्वेशन. ऐड करने के बाद 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V1 दोनों कैंसिल हो जाएगा. 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F plus 1 upon F2. F1 plus 1 upon F2. So ये 1 upon V minus 1 upon U is equal to total focal length. That is 1 upon F. That is equal to 1 upon V minus 1 upon U. So that 1 upon V, 1 upon F equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2. ऐसे कितने सारे लेंस रख दिए तो 1 upon F dash 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 1 upon Fn.
इसका सेकंड पार्ट है, you are given the lenses L1, L2 and L3, each of the focal length 20, सबका focal length 20. The object is kept at 40 centimeter in front of L1 as shown in figure. इधर देखो, इधर लिखा है focal 40. Okay. The final real image is formed at the focus I of L3. L3 का फोकस आई पे फाइनल इमेज बनेगा. फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3. तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले ये फॉर्मूले से अपॉन F2 F3 20 है, फिर L1 U1 कितना है -40. इधर से पहला इमेज निकालो, 1 अपॉन U1 इक्वल 1 अपॉन U1 माइनस 1 अपॉन F1. पहले अपॉन पहला लेंस का, सो आपको V1 मिलेगा 40 सेंटीमीटर. फॉर लेंस L3 फोकल लेंथ 3 है, सो ये जो V3 इज इक्वल टू 20 एंड हमें U3 निकालना है. तो कहाँ आएगा V3 इज इक्वल 20, ये जो है ना, इनका सेपरेशन तो नहीं दिया ना हमें. हाँ, सेपरेशन तो फाइंड आउट करना है. ओके. सबका फोकल लेंथ दिया है और इधर से अभी V3 इज इक्वल टू 20 बन गया, तो U3 निकलना है. U3 के लिए फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला यूज किया 3 के लिए. तब आपको 1/20 माइनस 1/U3 इज इक्वल टू 1/20. देन 1/U3 is equal to 0. So U3 is equal to infinity. Thus, lens L2 should produce an image at infinity. Hence, for L2, its objective should be head focus. Then, the image formed by the lens L1 is a head 40 centimeter on the right side of the L1, which lies at the 20 centimeter left of the lens L2. The focus of L2, focus of lens L2, hence the distance between L1 and L2 is equal to 40 plus 20, that is equal to 60, as the image formed by the lens L2 lies at a infinity. Then the distance between lenses L2 and L3 does not matter. तो कितना भी हो सकता है. So hence the distance between L2 and L3 can have any value. तो ये पेपर खत्म हो गया. अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर 7 डिस्कस करेंगे. धन्यवाद.